रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज में सैनिकों संग विजयदशमी मना रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नागपुर में आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बने। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में छोटे व्यापारियों की व्यापारिक सफलता की कहानी काफी खास रही, जिसमें औसतन 60 लाख रुपए का कारोबार सामने आया। क्या है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो? यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक विशाल व्यापारिक आयोजन है, जहां एमएसएमई, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, स्टार्टअप और स्थानीय ई-कॉमर्स उद्यमियों को अपने उत्पाद देश विदेश के खरीदारों के सामने पेश करने का मौका मिलता है। इस बार ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था, जिसमें 5 लाख से अधिक विजिटर पहुंचे और 2400 से ज्यादा स्टॉल लगे। छोटे व्यापारियों की उपलब्धि। छोटे व्यापारियों, कारीगर और स्वरोजगार से जुड़े प्रतिभागियों ने अपने उत्पादों की ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री दोनों तरह से की। औसतन हर उद्यमी व्यापारी को करीब 60 लाख रुपए का ऑर्डर या प्रत्यक्ष कारोबार मिला है। कुछ उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से बड़े ऑर्डर प्राप्त हुए, जिससे विदेशों में उत्तर प्रदेश के उत्पादों की मांग बढ़ी। कुल कारोबार और मौज। पूरे आयोजन में करीब 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर और समझौते हुए हैं। राज्य सरकार ने व्यवसायियों के लिए सरल लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट सुविधाएं और मार्केटिंग समर्थन की भी व्यवस्था की। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बैंकिंग, स्किल ट्रेनिंग और डिजिटाइजेशन पर सलाह-मशविरा दिया गया। विस्तार से परिणाम। छोटे व्यापारियों को जो अवसर मिले, उनमें घरेलू व निर्यात दोनों शामिल रहे। प्रतिभागियों को ट्रेड शो के बाद भी नेटवर्किंग, निर्यात ऑर्डर और ब्रांडिंग के लिए कई सरकारी और निजी कार्यक्रमों में शामिल होने का आमंत्रण मिला। उत्तर प्रदेश की जीआई टैग उत्पाद, हस्तशिल्प व स्थानीय कारीगरी अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और प्रसिद्ध होगी। इस सफल आयोजन से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को बड़े ऑर्डर, विदेशी ग्राहकों और व्यापारिक अवसर मिले, जिससे उनकी आय और बाजार पहचान में बड़ा इजाफा देखा गया। बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा के पीछे एक संगठित साजिश सामने आई है। पुलिस की जांच के अनुसार 19 सितंबर से ही बरेली में बवाल की साजिश रची जा रही थी। जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा ने हिंसा भड़काने की योजना शुरू की, जिसके तहत पेशेवर अपराधी जैसे गौतम कर, इकबाल और इद्रीश को दूर दूर से बुलाया गया। 26 सितंबर को नमाज का वक्त अचानक बदलकर 1 बजे कर दिया गया था, जिससे भीड़ सड़क पर उतरने और बड़े उपद्रव की तैयारी की गई थी। पुलिस को ड्रोन फुटेज में लगभग 30 हथियारबंद लोग मिले, जिनमें से करीब 20 के पास अवैध तमंचे और हथियार थे। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें आरोपियों इद्रीश और इकबाल को गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इन आरोपियों के पास से हथियार और गोली बरामद हुई है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस खान और उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। नफीस खान ने सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई। उन्होंने 50 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में भड़काऊ मैसेज शेयर किए। अब तक पुलिस ने 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इस हिंसा में बाहरी और पेशेवर अपराधी सक्रिय थे और मौलाना तौकीर रजा का दंगा ब्रिगेड इस हिंसा में शामिल था। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के तहत आरोपी के कई अज्ञात संपत्तियों को ध्वस्त किया है और पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में असमोली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग गांव में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर पुलिस प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मस्जिद के विध्वंस की कार्रवाई शुरू कर दी है और आसपास के इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। कार्रवाई के पहले पुलिस ने इलाके के लोगों को घरों में रहने का ऐलान किया। भारी संख्या में पीएसी जवान और कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है, ताकि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब न हो। यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। पिछले दिनों भी संभल जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी कई अवैध मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चला चुका है। इस कार्रवाई को पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत करते हुए प्रशासन ने पहले नोटिस दिए और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो सख्त कदम उठाए। यह कार्रवाई सरकारी जमीन के दुरुपयोग को रोकने और अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से की जा रही है, जिससे सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहे और कानून का शासन बना रहे।
गाजा जा रही कई नावों को इजरायल ने बीच समुद्र में रोका, हमास से जुड़े पूर्व पाक सांसद को पकड़ा। एलन मस्क इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी नेटवर्थ 500 अरब डॉलर लगभग 41.7 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंची है। 1 अक्टूबर 2025 को फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एलन मस्क की संपत्ति 500.1 बिलियन डॉलर दर्ज की गई, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा पाई गई अब तक की सबसे ऊंची निजी संपत्ति है। कैसे पहुंचे 500 अरब डॉलर तक? एलन मस्क की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में उनकी 12% से अधिक हिस्सेदारी से आता है। टेस्ला के शेयरों में इस साल करीब 14% की बढ़ोतरी हुई है और सिर्फ एक दिन में 3.3% बढ़ने से मस्क की नेटवर्थ में 6 अरब डॉलर जुड़ गए। उनके स्पेसएक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI की वैल्यूएशन में भी पिछले महीनों में बड़ा इजाफा हुआ है। अगस्त 2025 में स्पेसएक्स की वैल्यू 400 अरब डॉलर पहुंची और XAI की वैल्यू 75 से 113 अरब डॉलर के बीच बताई गई है, जिनमें मस्क की हिस्सेदारी भी बहुत बड़ी है। हाल ही में मस्क ने टेस्ला के करीब 1 अरब डॉलर के शेयर व्यक्तिगत रूप से खरीदे, जिससे निवेशकों का विश्वास और बढ़ा। अन्य अरबपतियों से तुलना। दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन लगभग 350 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ मस्क से 150 अरब डॉलर पीछे हैं। एलन मस्क के इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्रों में उनकी कंपनियों की अग्रणी भूमिका है। एलन मस्क का यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड निवेश, नवाचार और जोखिम लेने की उनकी अभूतपूर्व क्षमता का उदाहरण है और वे जल्दी ही दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने की दिशा में भी अग्रसर हैं। ट्रंप प्रशासन के आर्थिक सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सरकारी शटडाउन लंबा चलता है तो हर हफ्ते अमेरिका की जीडीपी को लगभग 15 अरब डॉलर का नुकसान होगा और एक महीने में लगभग 43,000 और लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इस शटडाउन के कारण संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शटडाउन के चलते खाद्य सहायता, सामाजिक सुरक्षा कॉल सेंटर में देरी और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में बाधा आ रही है। फिलीपींस भूकंप में मरने वालों की संख्या 72 पहुंची, देश के प्रभावित हिस्सों में ब्लैकआउट। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसने फिर से भारतीय सिनेमा में देवत्व, लोक कथा और रहस्य को जिंदा कर दिया है, कंतारा चैप्टर 1। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ शेट्टी वापस आ गए हैं, इस बार और भी बड़े पैमाने पर। और कहानी हमें लेकर जाती है उस काल में जब देव और मानव के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती थी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कंतारा चैप्टर 1 की गहराई में उतरने की यात्रा। कहानी हमें लेकर जाती है कई सदियों पीछे, एक ऐसे समय में जब भूमि, आस्था और देव एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। ये फिल्म दिखाती है देव का वरदान और एक वंश जिसे सौंपा गया है उस भूमि और परंपरा की रक्षा का दायित्व। हम मिलते हैं देवेंद्र ऋषभ शेट्टी से, जो एक योद्धा है लेकिन साथ ही देव के प्रति समर्पित भी। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनका परिवार एक दैवीय संकल्प में बंधा है, जिसका उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना और भूमि के रहस्य को छुपाना। इस बीच कहानी में प्रवेश करती है रुक्मिणी, एक राजवंशी कन्या जो देवेंद्र के जीवन में प्रेम और द्वंद्व दोनों लेकर आती है। उनके बीच का रिश्ता भावनाओं से भरा है, लेकिन जब सामने आता है दैवीय श्राप और युद्ध, सब कुछ दांव पर लग जाता है। फिल्म की कहानी में धीरे धीरे खुलता है एक बड़ा रहस्य। वो भूमि सिर्फ जमीन नहीं है, वो एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। और जब मानव उस शक्ति को चुनौती देता है, तब शुरू होता है कांतारा का प्रकोप। ऋषभ शेट्टी एक बार फिर कमाल कर गए हैं। उनकी आंखों में देवत्व, शरीर में ऊर्जा और डायलॉग डिलीवरी में वो दिव्य आक्रोश। हर सीन में आपको लगेगा ये आदमी सिर्फ एक एक्टर नहीं, ये तो खुद एक साधक है। रुक्मिणी ने अपने किरदार में नारी शक्ति, सौंदर्य और संवेदना का अद्भुत संगम दिखाया है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को संतुलित करता है। सपोर्टिंग कास्ट, हर किरदार को बारीकी से लिखा गया है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लगता। फिल्म के हर फ्रेम में कला झलकती है। जंगल, मंदिर, अग्नि, युद्ध, सब कुछ ऐसा लगता है मानो कोई पेंटिंग जीवंत हो गई हो। एक्शन सीक्वेंसेस, इस बार एक्शन सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि रिवाज और अनुष्ठान है। देव नृत्य, भूताराधना और युद्ध, सब कुछ इतनी ऊर्जा के साथ दिखाया गया है
कि आप थिएटर में बैठकर झूम उठेंगे। इस बार VFX और भी बेहतर है। देव की उपस्थिति और रहस्यमयी दृश्य आपको आध्यात्मिक रोमांच देंगे। B, अजनीश लोकनाथ ने एक बार फिर आत्मा झकझोर देने वाला संगीत दिया है। ड्रम्स की गूंज, लोक वाद्य और संस्कृत मंत्र, ये म्यूजिक आपको ध्यान की अवस्था में ले जाएगा। फिल्म सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। ये बताती है कि जब मानव अपनी जड़ों को भूलता है तो देव उसे याद दिलाते हैं। कांतारा सिखाती है, प्रकृति, संस्कृति और श्रद्धा का सम्मान करो, वरना वो खुद जवाब देगी। कंतारा चैप्टर 1 दरअसल आस्था बनाम अहंकार की लड़ाई है, जहां विज्ञान और शक्ति की होड़ में हम भूल जाते हैं कि देवत्व कोई मिथक नहीं, एक चेतना है। कंतारा चैप्टर एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जिसे थिएटर में ही देखना बनता है। ये फिल्म आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये आपको आपकी जड़ों से जोड़ती है।